Hello friends, Assalamu alaikum. I'm Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kakar channel. This lecture is basically the continuation of the previous lecture because we had left that previous lecture by describing four types of pronouns, which is basically a part of speech. So this is the next lecture, which is the continuation of the previous lecture. So in this lecture, we will be discussing the fifth one and the next, which is a relative pronoun. Relative pronouns relate some noun already mentioned in a sentence. रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कुछ ऐसे नाउन्स की तरफ अपनी आप इंडिकेशन करती हैं या अपना रिलेशन बनाता है जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड हो उस सेंटेंस में एज अ नाउन के तौर पर. एज अ नाउन कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकता है, एनीथिंग ऑफ अ नाउन. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट माय ब्रदर हु इज फाउंड ऑफ ड्राइविंग हिमसेल्फ. मेरा भाई जिसको ड्राइविंग करने का, जिसको व्हीकल चलाने का खुद ही शौक है, who is found of. So this relative pronoun, which is who, in this case this word relate itself towards the noun of the sentence, which is the subject word here. Okay, and in next sentence we have that I have found my cell phone which I lost. मैंने अपना सेल फोन ढूंढा या मुझे मिला जो कि which, जो कि गायब हुआ था मुझसे, which I lost, जो कि गायब हुआ था. So there are many relative pronouns such as when, which, that, whom, who, and whose. So in our coming lectures, we will be discussing about these WH families, that how and where we can use each of these individual words. But in this lecture, we will only focus on these given words, which are the relative pronouns, that how and where we can use these words. For example, who is used for the name of God, Allah Almighty, and human beings. Who को हमेशा हम अपने गॉड, अपने अल्लाह के नाम के साथ यूज कर सकते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, या तो इंसानों के लिए यूज होता है जब भी हम इंसानों की बात कर रहे होते हैं अपने सेंटेंस में और वही इंसान का नाम हम रिलेट करते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेटिव प्रोनाउन which is who, in this case we can relate that sentence towards the noun. Like for example, we have the sentence the man who taught you is her father. वो शख्स जिसने आपको पढ़ाया वो उसका फादर था, वो उस फीमेल का फादर था. सो यहां पर वो मैन, दिस इज द नाउन, मैन इज द नाउन एंड इट इज रिलेटेड टुवर्ड्स हु. ये हु रिलेट करता है क्योंकि ये हूं हम इसलिए इसका रिलेशन कायम करते हैं इस नाउन के साथ क्योंकि हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, इसलिए ये हु जो है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये एक रिलेशन कायम कर रहा है, एक ताल्लुक कायम कर रहा है इस नेम के साथ. देखें, द मैन हु टॉट यू इज हर फादर. वो शख्स जिसने आपको पढ़ाया वो उसका फादर था या उसका फादर है. डू यू नो मिस्टर सबूर काकर हु इज सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स. देखें, एक सवाल पूछ रहा है. देखिए, आप इसको अफर्मेटिव में, इंटरोगेटिव में, in any kind of a sentence you can use these relative pronouns. Ye who can also be used as an interrogative pronoun as well. So in next step we will also discuss that how we can use such words, such WH families as an interrogative pronouns. हम इसको सवालिया निशान के तौर पर भी इसको ले सकते हैं कोई भी सवाल पूछने के लिए, लेकिन इस सिचुएशन में who as a relative pronoun है जो कि एक रिलेशन कायम कर रहा है. देखिए, इस सेंटेंस में क्या आप जानते हैं मिस्टर सबूर काकड़ को, जो कि सेक्रेटरी है कानून और मुकन्निना मामलात का. ठीक है, तो इस हालत में जो हु है वो रिलेट कर रहा है इस नेम के साथ, हु इज सबूर काकड़. ठीक है, तो इन दोनों का एक रिलेशन कायम हो रहा है इस नेम का, इस नाउन का, इस हु के साथ. तो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन का काम ही यही है कि भाई ऑलरेडी जो मेंशन्ड कोई नेम हो सेंटेंस में उसको रिलेट करें, उसके साथ अपना रिलेशन कायम करें. ओके, द नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन वी हैव दैट इज which is used for animals, birds and inanimate things. देखें, which को हम कभी भी इंसानों के लिए यूज नहीं कर सकते, ना ही गॉड के लिए, गॉड के नेम के लिए या उसके रिलेशन के साथ कायम करने के लिए
हम यूज कर सकते हैं. सो विच कैन ओनली बी यूज्ड फॉर एनिमल्स, बर्ड्स इन एंड इनएनिमेट थिंग्स. इन तीन चीजों को आपने जहन नशीं करनी है कि भाई या तो एनिमल्स के साथ कोई रिलेशन कायम करना हो, या बर्ड्स के साथ कोई रिलेशन हो, ठीक है, या इनएनिमेट थिंग के साथ जो बेजान अशिया हैं, अगर उनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन का कोई रिलेशन या कोई ताल्लुक कायम करना है तो हम उस हालत में सिर्फ विच यूज कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, फरीहा किल्ड अ स्नैक विच वाज वेरी लॉन्ग. देखिए, फरीहा एक फीमेल लड़की है जिसने मारा एक सांप को, विच वाज वेरी लॉन्ग. देखिए, ये विच आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इस विच का तो रिलेशन इनके साथ बन रहा है. नहीं, क्योंकि ये बात हो रहा है स्नेक का. किस चीज को मारा गया है? वो सांप को मारा गया है. तो इसलिए हम उस सांप के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत लंबा था. ठीक है, तो फरीहा ने एक सांप को मारा जो कि बहुत लंबा था. एंड इन आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द रोड विच लीड्स टू द एयरपोर्ट. ये वो रास्ता है जो कि हवाई अड्डे की तरफ जाता है, जो कि हवाई अड्डे की तरफ. दिस इज द रोड. तो अब ये यहां पर विच अपना रिलेशन कायम कर रहा है इस रोड के साथ. ये आपको बता रहा है विच लीड्स टू द एयरपोर्ट. दिस इज द रोड विच लीड्स टू द एयरपोर्ट. ये वो रोड है जो कि एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है. सो और नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज दैट. दैट इज यूज्ड with human beings, animals, birds and as well as with inanimate things. देखें, that को आप इन तमाम के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो बर्ड्स हो, या कोई इनएनिमेट कोई बेजान चीज हो. ठीक है, तो दैट को आप इन तमाम के साथ यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मैन दैट यू सॉ ऑन द रोड वॉज अ पिक पॉकेट. देखें, वो शख्स जिसे आपने देखा वो एक जेब कतरा था. ठीक है, मतलब वो चोर था जो लोगों की जेब से मनी वगैरह निकालता है. ठीक है, जिसका काम ही यही होता है, जो पब्लिक प्लेसेस पे मौजूद होते हैं. ठीक है, जो आमतौर पर लोगों को नजर नहीं आते, लेकिन बिहाइंड द डोर इंटरनली दे आर प्रोफेशनल पिक पॉकेट्स. ठीक है, तो अब इस हालत में जो दैट है, दैट रिलेट द मैन, दैट इज रिलेटेड टू द मैन जो कि आपने देखा वो एक पिक पॉकेट था. ठीक है, एंड द सेकंड सेंटेंस, कैन यू पास मी द बॉटल दैट इज बिसाइड यू. देखें, क्या आप मुझे वो बोतल दे सकते हैं जो कि आपके पास पड़ा है या आपके साथ है. ठीक है, एंड दैट बोतल माइट बी ऑन द टेबल, माइट बी ऑन अ चेयर, वेयरएवर इट इज, बट ये जो दैट है, दैट रिलेट इटसेल्फ टुवर्ड्स द बॉटल. And our next relative pronoun is whom. Whom is the objective case. In our coming lectures, we will also discuss about the cases of pronouns. So, who is the subjective case of a relative pronoun and whom is the objective case. ठीक है, अब इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि that whom is used for the name of Almighty Allah again and human beings. देखिए, हमने who में पढ़ा था as a subjective case को कि हम who को सिर्फ the name of God और the human beings. इसी तरह इसके ऑब्जेक्टिव केस में भी in that same way we can only use whom with the name of God and the human beings. For example, this is the girl whom Asif saved from drowning. This is the girl. ये वो लड़की है जिसको आसिफ ने डूबने से बचाया, जिसको आसिफ ने डूबने से बचाया. So in this case, whom relate itself towards the girl. देखिए, a girl is a human being, so that's why whom can only be used with the name of a human being or with the name of God. Okay, I've written in this sentence and I need your attention please in this sentence as well. Can you see this sentence? Is this a right or wrong? I wrote a letter whom you asked me to send to the department. To send to the department. देखें, ये सेंटेंस तो सही लिखा है. अब यहां पर क्या मसला आ रहा है?
ठीक है, आई रोट अ लेटर होम यू आस्क्ड मी टू सेंड टू द डिपार्टमेंट, मैंने वो लेटर लिखा है जिसको आपने मुझसे कहा था कि भाई आप सेंड करें डिपार्टमेंट को। ठीक है, देखें मसला कहां पे आ रहा है। अगर ऐसी हालत आ जाती है बाज़ औक़ात पढ़ाते हुए एक टीचर भी जो है ना आपको जोड़ सकता है ताकि आपकी अटेंशन रहे जो लेक्चर में। आई रोट अ लेटर होम, तो ये होम जो है ना इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, क्योंकि होम अगर इनएनिमेट थिंग के साथ आ जाए, एनिमल्स के साथ आ जाए, वो जो है ना बर्ड्स के साथ हो, और एनीथिंग अदर देन ह्यूमन बींग्स एंड द नेम ऑफ गॉड, हम होम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इन दिस केस लेटर इज एन इनएनिमेट थिंग, ये कोई लेटर है, कोई चीज है। ठीक है, तो इसलिए वी कैन ओनली यूज दैट आई रोट अ लेटर विच और दैट। अब इसकी जगह आप दैट भी यूज कर सकते हैं और विच भी यूज कर सकते हैं, ना कि होम। इसलिए ये ठीक नहीं है। और अगर इसके साथ आप विच लगाएंगे या दैट लगाएंगे तो इसका मतलब आपका सेंटेंस फिर ठीक हो जाएगा। So our next and last relative pronoun, that is whose. Whose can be described as it is used for the name of Allah, the human beings, animals, birds and inanimate things. देखिए whose को आप इन तमाम नामों के साथ यूज करते हैं जब अल्लाह का नाम आ जाता है, जब गॉड के बारे में आप कोई रिलेशन कायम कर रहे हैं सेंटेंस में, तो उस हालत में आप यूज कर सकते हैं whose को। ठीक है, इंसानों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में या एनिमल्स, तो इन तमाम नामों के साथ कोई रिलेशन आप कायम करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, तो उस हालत में आप whose को यूज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव दैट इज द वुमन whose husband is a policeman। ये वो औरत है जिसका मियाँ एक पुलिसमैन है। ठीक है, तो ये whose ये रिलेशन कायम कर रहा है इस औरत के साथ। ठीक है, अच्छा, द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज द कार whose color is black is parked in a prohibited place। ये his car, उसकी गाड़ी जो कि एक ब्लैक कलर में है, उसका रंग काला है, जो कि पार्क हुई है एक ममनू जगह पर। ठीक है, अब ये whose एक रिलेशन कायम कर रहा है इस कार के साथ, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भाई दैट कलर ऑफ विच कार, ऑफ दिस कार, दैट हिज कार whose color। देखें अब ये एक 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 पोजीशन बताता है कि भाई उसके पास कौन सा कलर है, उसके पास ब्लैक कलर है, तो ये whose एक रिलेशन कायम कर रहा है इस कार के साथ। अच्छा, आपने इन तमाम रिलेटिव प्रोनाउन के साथ एक चीज नोट किया होगा कि हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका हमने एक रिलेशन कायम करना है, उसको हमने हमेशा साथ लिखा है उस नाउन के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ जिसके साथ हम इसका रिलेशन कायम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपके लिए एक नोट लिखा है, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी यूज्ड आफ्टर द नाउन टू विच इट इज रिलेटेड। देखें, आपने रिलेटिव प्रोनाउन को हमेशा उस नाउन के बाद, उस सब्जेक्ट के बाद लिखना है जिसके साथ आप उस रिलेटिव प्रोनाउन का रिलेशन कायम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये सिचुएशन नहीं हुई तो आपकी सेंटेंस करेक्ट नहीं कहलाएगी। मैंने आपके लिए दो सेंटेंसेस यहां पर लिखी हैं, सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2। आपने कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट है, या पहला वाला या सेकंड वाला। So the first sentence is the convicted or the culprit who had committed the murder was sentenced to death। Yeah, the convicted or culprit was sentenced to death who had committed the murder। देखिए, अगर उर्दू में देखा जाए तो इसका मीनिंग सेम होगा, लेकिन आपने इसको, इस लेक्चर को मद्देनजर रखते हुए आपने ये बताना है कि भाई जो सिचुएशन हमने यहाँ पर क्रिएट की है, जो एक कंडीशन हमने यहाँ पर अभी बयान किया है, आया कौन सा सेंटेंस इन दोनों में से उस कंडीशन के ऊपर सही तरह से उतरता है, सही तरह से अप्लाई होता है। अगर वो सिचुएशन अप्लाई नहीं हो रहा तो वो सेंटेंस आपका करेक्ट नहीं कहलाएगा। तो आपने कमेंट बॉक्स में इन दोनों सेंटेंस का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपने बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड
We will meet in the next lectures.